हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं आपका भाई साहब टाइम टेबल। आ गया ना, कमेंट बॉक्स में छापिए सर। जी हाँ, हमारा टाइम टेबल आ गया। अच्छा एक बात बताओ भैया, आपका केमिस्ट्री का जो पेपर कब है? केमिस्ट्री का पेपर है गुरुदेव हमारा शनिवार 8 मार्च। जी हाँ, 8 मार्च को सर छपने वाला पेपर है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका पेपर का टाइम टेबल है सर वो आ चुका है। और 8 मार्च के दिन शनिवार के दिन सर छपने वाला पेपर है सर जी, ये केमिस्ट्री का। और मैं इसको सॉल्व भी करूंगा सर, सॉल्व भी करूंगा। ऐसा नहीं है गुरुदेव केवल हम आपको अनसॉल्व पकड़ा देंगे, एकदम एंजॉय करिए, ऐसा कुछ भी नहीं सर। सॉल्व भी करेंगे, वो पेपर मैं दूंगा जो आपके पेपर छपने वाले हैं 8 मार्च के दिन। अब केवल दो चीज पे ध्यान दो, मेरी बात मानो, अब सिलेबस बंद कर दो भाई। आप सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे क्योंकि 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारी बोर्ड परीक्षा है, तो इसकी अब खत्म है डेट। तो 2 महीने में अब इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं भाई साहब कवर करो। साथ ही साथ जो मैं आपको पेपर दे रहा हूं ये पढ़ो, और आपको इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं है सर जितना हमें जरूरत थी। जब थी तो नहीं किए कवर, अब जो है सर जी उसमें सॉल्व करिए ना, कोई दिक्कत नहीं सर। हर एक क्वेश्चन सर आने वाला मैं सॉल्व कराऊंगा। तो 8 मार्च के दिन सर आपका केमिस्ट्री का पेपर है सर, और केमिस्ट्री के पेपर में सर छापना है सर, छापना है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा सर। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 30 नंबर आपको सर स्कूल से मिलेंगे। 30 नंबर सर कहाँ से मिलेंगे आपको सर? स्कूल से मिलने वाले हैं सर। कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों की गणना के आपको समस्त पद देना है, और यहाँ पे दिया है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, और जहां आवश्यक हो वहां पर आप रासायनिक समीकरण, बोले तो सर केमिकल इक्वेशन जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है ना। तो 8 मार्च के दिन छपने वाले सर पेपर हम लेके आ रहे हैं सर जी। एक बात ध्यान देना, पूरे यूपी में सर 75 जिले हैं, हर एक जिले का सेट अलग अलग होता है। पूरे यूपी में सर 7 सेट बनते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, कुल 7 सेट बनते हैं। वो सेट सर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपके प्रश्न भर भर के छपेंगे। आपसे रिक्वेस्ट सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार, चैनल को सब्सक्राइब ठोको, और वीडियो को सर लाइक करो यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। एक इंपॉर्टेंट 25 नवंबर को शाम को 5 बजे, शाम को 7 बजे, 7 बजे मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूं, और वहां से भाई साहब ऐसे पेपर आपको मिलेंगे जहां सर हर एक प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं। तो वो बैच से सर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी 25 नवंबर शाम को 7 बजे मिलेगी, और मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस दिन जुड़ेंगे। 25 नवंबर शाम को 7 बजे, डेट याद रखिएगा। उस दिन हमारा आने वाला है सर बैच, तगड़ा बैच रहेगा सर, ऐसा बैच रहेगा जहां से सर धुरंधर तैयारी होगी सर। टारगेट हमारा रहेगा 500 में 500 नंबर का, गारंटी मेरी है सर, जुड़िएगा जरूर। प्रश्न नंबर 1 है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। है क्या? 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, अगर मोलों की संख्या निकालना है तो इसका सर फार्मूला होता है जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान बटे अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे कितना दिया है? 118 ग्राम जल है। जल जल बोले तो H2O, और H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है सर? 18 होती है। कितना दिया है? 180। कितना दिया है? 180 ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। तो जल का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल। तो जल 180 ग्राम में मोलों की संख्या सर कितनी हो जाएगी? 180 बटे 18, काट देंगे सर 10 मोल। कहाँ पे है सर? ये चौथा वाला सर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है सर जी, रो का एसआई यूनिट है सर। रो सर, रो का क्या है सर जी? प्रतिरोधकता है सर, प्रतिरोधकता है यहाँ पे। यानी कि रो का एसआई यूनिट यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है सर जी? ओम इंटू मीटर होता है। ये क्या सर जी? ओम है। ओम क्या होता है सर जी? याद याद रखना, ओम गुणित मीटर होता है। प्रतिरोधकता का जो सर एसआई मात्रक होता है ओम गुणित मीटर होता है, याद रखिएगा। क्या बताएंगे सर जी? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम गुणित सर मीटर होता है, ठीक है सर। इसी में जान लेते हैं सर जी प्रतिरोधकता होता क्या है सर। प्रतिरोधकता होता क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। अगला यहाँ पे द्वितीय कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है सर जी? लीटर मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। लीटर
मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है इसका सर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अच्छा यहाँ पे इनवर्स लगा है, इसका मतलब क्या ध्यान देना, कुल मिला के आप हाथी लिख दो और हाथी घाते -1, यानी कि अब इसको -1 हटाना है तो 1/, क्या लिख देंगे सर, हाथी। यानी कि इसकी घात कुछ भी रहे, जब ये ऊपर जाती है तो माइनस लग जाती है, यानी कि इसको लिख सकते हैं लीटर प्रति मोल इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, तब इनवर्स हट जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा। छपने वाला सर प्रश्न है 8 मार्च के दिन सर छपेगा, समय सर उनकी, हम सर पूरा प्रश्न करके आएंगे, हमें सर सुनना ही नहीं है कुछ भी, सुनना ही कुछ भी नहीं है। अगला है CrC2O4 का होल ट्रायस के पावर -3 आयन में क्रोमियम की समन्वय संख्या सर कितनी होगी सर जी, 6 होगी। सर क्रोमियम की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। यानी कि हमारा ये आयन दिया है, इसमें क्रोमियम की समन्वय संख्या की गणना लिगेंड की प्रकृति के आधार पर की जाती है। सर कैसे, ये थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, क्योंकि आपको हर चीज में समझाऊंगा इसके साथ साथ। सर कैसे, ध्यान देना, यहाँ Cr2O4 2 आयन ऑक्सलेटो ऑक्सलेट एक द्विआयनिक लिगेंड है, जिसका अर्थ है कि यह एक क्रोमियम आयन से 2 बिंदुओं पर बनता है। क्योंकि 3 ऑक्सलेट लिगेंड मौजूद है और प्रत्येक 2 लिगेंड बिंदुओं पर क्रोमियम से जुड़ता है, इसलिए 3 गुणित 2 यानी कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। तो समन्वय संख्या 3 लिगेंडों की संख्या है और प्रत्येक बिंदु पर जुड़ाव बिंदु कितना है सर, 2 है, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। अगला है यहाँ पे आपका RMgx तथा जल की अभिक्रिया से बनता है सर RH बनता है, क्या बनता है सर, RH बनता है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है, जहां MRMgx जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन यानी कि RH बनाता है, इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगला है 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन क्या है सर, यहाँ पे है 2 R है, नाइट्रोजन है, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कि द्वितीयक अमीन 2 डिग्री वह होता है जिसमें नाइट्रोजन परमाणुओं से 2 R समूह जुड़े होते हैं और एक क्या होता है, H समूह जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। तो एक नाइट्रोजन है, 2 R समूह जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा क्या है, 2 डिग्री एमीन का गुरुदेव क्या है, उदाहरण है। अब यहाँ पे सर 2-2 नंबर वाले प्रश्न है। एक बात ध्यान देना, न्यूमेरिकल आप खुद थोड़ा ट्राई करिए करने के लिए, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो हम इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, तो इसमें हम सर न्यूमेरिकल को अगले वीडियो में अलग से हम लोग सॉल्व करा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तो उसका चिंता मत करिएगा। एक बात ध्यान देना सर, जितने भी पेपर में न्यूमेरिकल रहेंगे उसका मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करके मैं दूंगा, ये चीज मैं पहले से आपको बोल दे रहा हूँ, और साथ ही साथ जो मैं दूंगा उसको आप न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे अगला है मोलरता तथा मोलरता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। तो सबसे पहले मोलरता, फिर उसके बाद मोलरता होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं सब परिभाषा। किसी विलयन की मोलरता प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता का सब सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें सर जी, लीटर में, ये मोलरता क्या होता है सर, परिभाषा होती है। उदाहरण के लिए यदि 1 लीटर पानी में 1 मोल NaCl घोले हैं तो उसमें विलयन की जो मोलरता होगी सर जी 1 मोल होगी। अगला सर मोलरता, मोलरता क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है सर जी, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद सूत्र और उदाहरण देखेंगे। तो किसी विलयन की मोलरता विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होती है। सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें सर जी, किलोग्राम में। उदाहरण करेजा कैसे करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, यदि 1 किलोग्राम पानी में 1 मोल NaCl घोले तो उस विलयन की मोलरता कितनी होगी सर जी, 1 मोल होगी। अगला यहाँ पे, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है कि नहीं, और यहाँ पे कुछ मान भी इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे कुछ इन्होंने मान भी दे रखा है। हाँ, E0 Fe सेल का कितना दे रखा है इन्होंने, 0.771 वोल्ट, और E0 ब्रोमीन का कितना दिया है, 1.09 वोल्ट इन्होंने दे रखा है। तो इसका विश्लेषण करेंगे, यदि समग्र सेल, देखिएगा क्या लिखेंगे इसमें, यदि समग्र सेल विभव E0 सेल धनात्मक है तो रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, और E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस क्या होता है, E0 एनोड होता है। अब इसमें रख देंगे E0 कैथोड का मान और E0 एनोड का मान रख देंगे यहाँ पे। तो इस मामले में फेरिक
ऑक्सीकरण एजेंट कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है, और ब्रोमाइड आयन Br अपचायक एजेंट यानी एनोड के रूप में कार्य कर रहा है। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड मार रख दीजिए, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अतः ई नॉट सेल ऋणात्मक है, इसलिए ब्रोमाइड आयन का फेरिक आयन द्वारा ऑक्सीकरण संभव नहीं है सर, ठीक ना, संभव नहीं है। अगला यहाँ पे सर ग वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी अभिक्रिया की वेग स्थिरांक को समझाइए। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताना है कि अभिक्रिया का सर वेग स्थिरांक होता क्या है। तो लिखेंगे सर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को हम लोग दर स्थिरांक भी कहते हैं। यह एक ऐसा गुणात्मक स्थिरांक है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को अभिकारकों की सांद्रता से संबंधित करता है। अभिक्रिया की दर बराबर के इंटू अभिकारक ए के पावर एम और अभिकारक बी के पावर क्या है यहाँ पे एन है, जहां पर के वेग स्थिरांक है और ए और बी क्या है, अभिकारकों ए और बी की क्या है, सांद्रता है, और एम और एन क्या है, तो यह अभिकारकों ए और बी के सापेक्ष अभिक्रिया क्या है सर जी, कोटि को यह दर्शाता है। अगला यहाँ पे सर प्रश्न आपके पेपर में छपा हुआ, अगर इससे आपको सरल कोई परिभाषा मिले तो आप लोग छाप लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, हाँ बता देने पहले से। और हाँ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि 8 मार्च के दिन सर छापना है, हर एक पेपर सर हम आपको छपाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, गारंटी सर ये सीएम की है कि हर एक क्वेश्चन सर हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपका पेपर सर 24 फरवरी से हिंदी की क्लासेस एकदम लगातार आपको कंटिन्यू दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको हम हर एक वो चीज प्रोवाइड कर दे रहे हैं जो आपके पेपर में सर संभव है। अगला यहाँ पे सर सीरियम सीई परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होती है, ऐसा क्यों। तो लिखेंगे सीरियम एक लैंथेनाइड तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, और इसके अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +3 और +4 के पीछे मुख्य कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक क्या सर गुणधर्म होती हैं। अगला सर यहाँ पे है तीसरा का क है सर, ये क्या है, समन्वय संख्या को एक उदाहरण देते हुए आप लोग स्पष्ट कीजिए सर, समन्वय संख्या होता क्या है, समन्वय संख्या सर होता क्या है। तो सर समन्वय संख्या क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर एक परमाणु आयन या अणु के चारों ओर सीधे बंधे हुए लिगेंड या परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। यह संख्या बताती है कि एक केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के चारों ओर कितने लिगेंड या फिर परमाणु जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ पे लिखेंगे, उदाहरण द्वारा समन्वय संख्या को स्पष्ट हम लोग कर सकते हैं कैसे। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने लिया है CuNH3 का होल 6 पावर 3 आयन, यहाँ पे इस यौगिकों में कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है और उसके चारों ओर 6 अमोनिया NH3 लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट यहाँ केंद्रीय धातु आयन है, और यहाँ पे NH3 जो अमोनिया है 6 जुड़े हुए हैं। तो कोबाल्ट के चारों ओर 6 लिगेंड NH3 है, इसलिए कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी सर, 6 है। यहाँ कोबाल्ट से सर कितने अमोनिया जुड़े हैं सर, 6। यहाँ पे कितने जुड़े हैं सर, 6 जुड़े हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी सर जी, 6 होगी। बहुत सिंपल भाषा में सर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगला लीजिए सर प्रश्न, यहाँ पे 2 नंबर का सर पेपर में छपने वाला प्रश्न है, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजील एल्कोहल का संरचना का सूत्र लिखिए। सर 2 नंबर का सर आपके 8 मार्च के दिन आने वाला सर पेपर है। यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे सर प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल का संरचना सूत्र बेंजिल समूह से जुड़े कार्बन के स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। चलिए सर एक एक करके देखते हैं। पहला है प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल, इसमें क्या लिखेंगे, इसकी संरचना और फिर संरचना सूत्र देखेंगे। इसमें बेंजाइल समूह C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोक्सिल OH समूह जुड़ा होता है, और उस कार्बन से एक अन्य कार्बन भी जुड़े होते हैं। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा सर, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इसे बेंजिल अल्कोहल भी कहते हैं, बेंजिल अल्कोहल भी इसे कहा जाता है। अगला है द्वितीयक बेंजिल अल्कोहल, इसका संरचना सूत्र देखेंगे, साथ ही साथ इसका हम लोग संरचना भी देखेंगे। इसमें बेंजाइल समूह C6H5 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोक्सिल OH समूह जुड़ा होता है, और उस कार्बन से 2 अन्य कार्बन भी जुड़े होते हैं। संरचना सूत्र सर C6H5 सिंगल बॉन्ड CH और एक R समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जहां R एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या फिर अल्काइल समूह होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने A1 फिनॉल एथेनॉल का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया, यह उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे आपका सर, तीसरा क्या यहाँ पे तृतीयक, क्या सर
तृतीयक बेंजेलिक अल्कोहल। संरचना और संरचना सूत्र देखेंगे। इसमें बेंजाइल समूह C6H5 सिंगल बॉन्ड CH के साथ एक हाइड्रोक्सिल OH समूह जुड़ा होता है और उस कार्बन से 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा सर? C6H5 सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड R2, जहां R और R' अलग अलग या फिर समान हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने ट्रिटाइल अल्कोहल या 1 फिनाइल 1 या 1 डाई मिथाइल इथेनॉल का उदाहरण ले सकते हैं। हालांकि बस संरचना और संरचना सूत्र लिखिए, काम खत्म। उससे ज्यादा आपको लिखने की पेपर में जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक ना। अगला प्रश्न तैयार कर लो। आप लोग यार क्वेश्चन बैंक खोल लिया करिए, खोल के आराम से सामने रख लिया करिए। मान लीजिए हमारी भाषा, मतलब जो हमारी यहाँ पे परिभाषा है, अगर आपको टफ लग रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम अपनी एक परिभाषा, बहुत प्यारी सी परिभाषा सर बना लेंगे और वो परिभाषा बनाएंगे जो सर पेपर में छाप के आए। मेरी कसम खा लो सर, मेरी कसम खाओ कि हाँ सर, हम बनाएंगे अपने से परिभाषा और हम पेपर में सर अच्छा नंबर लेकर आएंगे सर। आप मेरी कसम खाओ यार, उनकी कसम मत खाइए, नहीं बवाल हो जाएगा। अरे गुरुदेव बवाल कर देंगे कहा। अगला यहाँ पे सर, अगला यहाँ पे सर क्या है, अगला यहाँ पे प्रश्न है, अल्कोहलों के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन अल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, कार्बन परमाणु संख्या बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ना। कैसे? जब अल्कोहल में कार्बन परमाणु संख्या बढ़ती है तो अणु का आकार और द्रव्यमान भी बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप अल्कोहलों के अणुओं के बीच लंदन डिस्पर्सन बल या वांडर वाल्स या फिर वांडर वाल्स बल अधिक हो जाते हैं। इस कारण अणुओं को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इनका क्वथनांक क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा उदाहरण, बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा उदाहरण देखेंगे सर। पहला है सर मेथेनॉल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है सर जी? 64.7 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल ये फॉर्मूला है का क्वथनांक सर जी 78.3 डिग्री सेल्सियस। और वहीं प्रोपेनॉल का देखिए सर क्वथनांक 97.2 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है शाखन बढ़ाने पर क्वथनांक का मान कम होना, अर्थात सर हम उसकी शाखा ब्रांचेज बढ़ा दें तो क्वथनांकों का मान सर घट जाएगा। सर कैसे? जब अल्कोहलों की संरचना में शाखन बढ़ता है तो अणु अधिक कॉम्पैक्ट यानी संकीर्ण हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अणुओं के बीच की वांडर वाल बल की प्रभावी सतह क्षेत्र कम हो जाता है, क्योंकि शाखित अणुओं के बीच निकटता कम होती है। क्योंकि शाखित अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल कमजोर होते हैं, इस कारण उन्हें अलग करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप उनका क्वथनांक क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे ले सकते हैं 1 ब्यूटेनॉल सीधा बिना शाखन वाला, इसका क्वथनांक 117 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल जो कि शाखित है, या उसमें शाखाएं और चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इसका क्वथनांक देखिए 82 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका ज्यादा है इसका कम है, क्योंकि इसमें शाखा नहीं है और इसमें शाखा है, इसलिए इसका क्वथनांक कम हो गया, इसका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यानी कि शाखा बढ़ाएंगे तो क्वथनांक घटेगा, शाखा घटाएंगे क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। यानी दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या समान है, लेकिन शाखन वाले अल्कोहल का क्वथनांक काफी क्या है सर जी? कम है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आरएनए पर टिप्पणी दीजिए। ये सर प्रश्न आपके जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है। कहाँ सर बना हुआ है सर? जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं सर जी। आरएनए, सबसे पहले आरएनए का सर पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारे साथ याद करिए सर। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है सर। 8 मार्च को सर छपने वाला पेपर है सर, कसम है उनकी, चैनल को सब्सक्राइब करो। हर एक प्रश्न हम सर इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैलेंज के साथ, कसम से सर, अरे यार उनकी कसम खिला दो, किसकी भी खिला दो, कोई दिक्कत नहीं सर। ये हर एक क्वेश्चन सर आपके पेपर में छपाएंगे सर। चैलेंज इसलिए क्योंकि आप जो सर क्वेश्चन बैंक उठा के पढ़ रहे हो ना, वही सर सब कुछ इसमें है। भरोसा नहीं है, 2024 के जितने भी क्वेश्चन है मिला लेना, ये आए हुए प्रश्न है। जाके चैप्टर खोल लो, जैव अणु खोल लो, क्वेश्चन बैंक, और जैव अणु खोलिए, उसमें देखिए ये प्रश्न आया हुआ है आरएनए वाला। तो आरएनए एक महत्वपूर्ण जैविक अणु है जो जीन अभिव्यक्ति और प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह डीएनए के समान न्यूक्लिक एसिड का एक प्रकार है, लेकिन इसकी संरचना और कार्य डीएनए से क्या होता है सर? अलग होता है। सबसे बात पहला करते हैं सर संरचना की। तो इसमें सर जी 3 पाए जाते हैं, एकल श्रृंखला, शर्करा और नाइट्रोजन युक्त क्षारक होता है। सबसे पहले यह एक श्रृंखला वाला होता है, यानी कि आरएनए आमतौर पर एक श्रृंखला अणु
होता है, जबकि डीएनए द्विश्रृंखला अणु होता है। बात करें शर्करा की, तो आरएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा पाई जाती है। यह नाइट्रोजन युक्त क्षारक है, यानी कि आरएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। और वहीं पर डीएनए में देखें तो इसके विपरीत आरएनए में थाइमिन की जगह क्या हो जाता है, आपका यूरेसिल हो जाता है। यानी जहां पर यूरेसिल है डीएनए में, यहीं पे क्या हो जाता है सर, थाइमिन जोड़ दिए, काम खत्म। प्रकार की बात करें तो यह सर जी निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे अगर हम देखें तो एमआरएनए है, टीआरएनए है, आरआरएनए है, कई प्रकार के होते हैं। तो एमआरएनए यह डीएनए के जिनके अनुवाद का संदेश लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है और जिन्हें प्रोटीन के रूप में जोड़ता है। और अगला है आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम का मुख्य घटक होता है और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करता है सर, भाग लेता है। चौथा का क यहाँ पे प्रश्न है सर, क्या बोल रहा है, हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि उदाहरण की सहायता समझाइए। चलिए देखते हैं सर जी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सर होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं किसे कहते हैं, फिर उसकी क्रिया विधि देखेंगे। चलिए सर देखते हैं। इस अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन रागी बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है सर, प्रमुख उदाहरण जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजन और फ्रेडल क्राफ्ट और एल्किलेशन और एलिनेशन होता है। हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको हेडिंग बनाइए और देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा यहाँ पे, हेलोएरिन में हैलोजन समूह की उपस्थिति प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर प्रभाव डालती है और हैलोजन समूह पर दो प्रकार से प्रभाव डालता है। सबसे पहला आई प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण का प्रभाव, और दूसरा है प्लस आर प्रभाव, यानी कि अध्यारोपण का प्रभाव। चलिए पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन आकर्षण का प्रभाव, हैलोजन समूह एक इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह होता है और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जिससे रिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अध्यारोपण का प्रभाव, हैलोजन के पास अकेले इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं जो बेंजीन रिंग में अध्यारोपित होते हैं और इलेक्ट्रॉन घनत्व को कुछ हद तक क्या करते हैं सर, बढ़ाते हैं। ठीक है, अर्थात इसका परिणाम यह होता है कि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है, लेकिन यह आर्थो और पैरा स्थानों पर अधिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है सर, अधिक होता है। क्रियाविधि उदाहरण, क्रियाविधि लिख सकते हैं उदाहरण, अर्थात क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन सर कैसे होता है, ये देखते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। नाइट्रेशन अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रोजन समूह का प्रतिस्थापन होता है। नाइट्रेशन के लिए इलेक्ट्रॉन रागी यानी नाइट्रो आयन होता है, जिससे HNO3 और H2SO4 के मिश्रण से उत्पन्न किया जाता है। क्रियाविधि, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण करते हैं, यानी कि H2SO4 प्लस HNO3 प्लस H2SO4 से NO2 प्लस H2SO4 प्लस आयन निकलता है। फिर यहाँ पर जो NO2 आयन है, यह एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करता है। जब इलेक्ट्रॉन रागी मिल जाता है तो उस पर हम लोग आक्रमण करवाते हैं। आक्रमण करवाने के बाद हमें कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है और इसके बाद प्रोटीन का विस्थापन और उत्पाद का निर्माण करते हैं। अंत में कार्बोकैटायन से प्रोटीन का निष्कासन और नाइट्रो समूह से रिंग बनता है। इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इतना स्टेप नहीं करना है, जितने नंबर का प्रश्न उतना ही करना है, थोड़ा सा करना है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये आप कट कर सकते हैं, ये वाला क्रियाविधि वाला, यहाँ से ये नीचे वाला आप कट कर सकते हैं। इसको आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बट मैंने लिखवा दिया है। मान लीजिए अगर किसी बच्चों को करना है, क्वेश्चन बैंक निकाल लो, अगर आपको इससे सरल कोई ट्रिक मिले तो उससे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है हैलोएल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं सर जी। सबसे पहले जानते हैं सर जी हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो इस अभिक्रिया में हैलोएल्केन के हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को किसी अन्य न्यूक्लियोफाइल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंत में एक नया यौगिक बनता है, जिसमें मूल हैलोजन की जगह कोई अन्य समूह या अणु जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए मेथिल ब्रोमाइड CH3Br और हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस अभिक्रिया में ब्रोमाइड को
हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे मेथेनॉल का क्या होता है सर, निर्माण होता है। दूसरा यहाँ पे सर जी आपका विलोपन अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो विलोपन अभिक्रिया में हेलोकेन से एक हेलोजन और हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाता है, जिससे एक अल्कीन का निर्माण होता है, और इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन से हटाया जाता है, जो हैलोजन से जुड़ी हुई स्थिति से एक कार्बन दूर होता है। उदाहरण के लिए एथिल ब्रोमाइड का विलोपन यहाँ पे एक रिएक्शन दे सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे इस अभिक्रिया में एथिल ब्रोमाइड से ब्रोमीन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया जाता है, जिससे एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पे ग वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे, ध्यान देना। फिनॉल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, एनिलीन कैसे बनाएंगे और बेंजीन कैसे बनाएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फिनॉल को विभिन्न यौगिकों से प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखो, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ उच्च तापमान पर दबाव पर गर्म किया जाता है, जिससे सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, और फिर इसे एसिड HCl से निष्कासित किया जाता है। रासायनिक समीकरण यहाँ पे दे सकते हैं, इसको रखेंगे तो बाद में हमारा बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हमारा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे सर जी। एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। एनिलीन से फिनॉल प्राप्त करने के लिए इसे सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड HNO2 के साथ सेंडमायर अभिक्रिया के द्वारा डाइजोनियम लवण में परिवर्तित किया जाता है, और फिर डाइजोनियम लवण को जल बोले तो H2O के साथ गर्म करके फिनॉल प्राप्त किया जाता है। इसका जो रासायनिक समीकरण यहाँ पे दिया गया है, एनिलीन का नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं, फिर यही बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करके हम लोग फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। अगला है तीसरा। यहाँ पे तीसरा सर क्या है, बेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने की क्रिया। बेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने के लिए इसे सबसे पहले क्यूमीन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, और बेंजीन से प्रोपिलीन के साथ अभिक्रिया कराकर क्यूमीन प्राप्त किया जाता है। फिर क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर क्यूमीन हाइड्रोपर पराक्साइड बनाया जाता है, और अंत में इसे एसिड के साथ विकसित किया जाता है, जिसे फिनॉल और एसीटोन प्राप्त होती हैं। यहाँ पर इसका रासायनिक पूरा मैंने क्रिया दे रखा है कि क्यूमीन का निर्माण करेंगे, फिर इसका जो क्यूमीन प्राप्त हो गया यहाँ पर, इसका हम लोग ऑक्सीकरण करके क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड प्राप्त करेंगे। फिर यही जो क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड प्राप्त होता है, इसका हम लोग विघटन कराते हैं, जिससे फिनॉल और एसीटोन हमारा बनता है। यहाँ पे आप फिनॉल और एसीटोन हमारा बन जाएगा। घ वाला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। रोजे-मिंडे अपचयन, स्टीफैन अभिक्रिया और गाटरमान कोख अभिक्रिया। सर हर एक का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे आपका है रोजे मुंडन अपचयन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एसिटिल हैलाइड को हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में की जाती है। इस अभिक्रिया में पैलेडियम पर बेरियम सल्फेट का प्रयोग करके उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जिसका रासायनिक समीकरण यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ जो एसिल हैलाइड है, इसका नाम क्या सर जी, एसिल हैलाइड है। जहाँ एसिल हैलाइड का हाइड्रोजनीकरण करके एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है ना। अगला है स्टीफैन अभिक्रिया। तो स्टीफैन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में नाइट्राइन को पहले स्टैनस क्लोराइड SaNCl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCN की उपस्थिति में इमाइन में परिवर्तित किया जाता है, और फिर जल अपघटन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है, जिसका रासायनिक समीकरण यहाँ पे मैंने दे रखा है। नाइट्राइल का स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपचयन कराते हैं, फिर इमाइन का हम लोग जो इमाइन प्राप्त होता है, इसका जल अपघटन करा देते हैं, तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तीसरा यहाँ पे आपका गाटरमान कोख अभिक्रिया। सर गाटरमान कोख अभिक्रिया क्या है, ध्यान देना। गाटरमान कोख अभिक्रिया क्या है, यह अभिक्रिया बेंजीन पर फॉर्मुलेशन करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें कार्बोनिक समूह सिंगल बॉन्ड CHO को बेंजीन के रिंग पर जोड़ा जाता है, और इस क्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन क्लोराइड HCN का प्रयोग किया जाता है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 या कॉपर
उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं सर, कार्य करते हैं। इसका रासायनिक समीकरण मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि इस अभिक्रिया के द्वारा बेंजीन C6H6 से बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्राप्त करते हैं। अगला यहाँ पे सर 5 नंबर वाला प्रश्न है। 5 का क है, मैंने आपसे बोला था सर न्यूमेरिकल आप लोग खुद से करिएगा, नहीं आ रहा है तो सर हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो सर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पे परिभाषा आपको टफ लग रहा है, आप क्वेश्चन बैंक सामने खोल लिया करिए, बढ़िया सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉमिस करिए पढ़ेंगे आप लोग हमारे साथ। 5 का क है, मोलर चालकता को समझाइए। 0.02 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है, तो विलयन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए। सेल का स्थिरांक इन्होंने 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, तो हम केवल आपको ये बता दे रहे हैं मोलर चालकता के बारे में, ठीक ना, बाकी आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं सर मोलर चालकता होती क्या है, किसे कहते हैं। तो मोलर चालकता किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल में आयनों द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में उत्पन्न विद्युत चालकता को कहते हैं। इसे हम लोग लैम्डा ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसको लैम्डा भी बोल सकते हैं, उल्टा ए है यहाँ पे। मोलर चालकता का सूत्र सर लैम्डा एम बराबर के इंटू वी होता है, जहां लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता, क्योंकि सीमेंस इसका मात्रक, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। और के क्या है, विशिष्ट चालकता, वी क्या है, विलयन का आयतन 1 मोल विद्युत अपघट्ट के लिए, ठीक है ना। अगला ख वाला यहाँ पे आपका फिर न्यूमेरिकल दिया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रथम कोड की अभिक्रिया को समझाई, बाकी न्यूमेरिकल आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सर प्रथम कोड की अभिक्रिया होता क्या है, किसे कहते हैं सर प्रथम कोड की अभिक्रिया। तो प्रथम कोड की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। इसका गणितीय रूप, यदि ये अभिकारक है तो अभिक्रिया की कोड अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए दर का नियम निम्नलिखित दिया जाएगा, यानी कि dA/dt बराबर माइनस के, फिर ए लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जहां dA/dt क्या है, अभिकारक ए की सांद्रता की दर में परिवर्तन, के वेग स्थिरांक, ए क्या है, अभिकारक ए की सांद्रता है। बाकी न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे सर ग वाला प्रश्न है। ग वाला सर प्रश्न क्या बोल रहा है, लैंथेनाइड आकुंचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए तथा कारण बताइए कि संगमर तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। चलिए सर देखते हैं लैंथेनाइड आकुंचन होता क्या है। लैंथेनाइड आकुंचन एक रासायनिक प्रवृत्ति है जिसमें लैंथेनाइड तत्व अमोनिया रेडियस की परिमाण में अनुक्रमिक कमी होती है, और यह आकुंचन लैंथेनाइड श्रृंखला कहां से 57 से लेकर 71 तक तत्वों में देखा जाता है। लैंथेनाइड आकुंचन के कारण क्या क्या है, सबसे पहला कारण है अधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक संरचना, अर्थात लैंथेनाइड तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में 4f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की भरपाई होती है। जैसे जैसे आप लैंथेनाइड श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण नाभिक में सकारात्मक चार्ज बढ़ता है। दूसरा है अत्यधिक सकारात्मक अभिक्रिया चार्ज। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लैंथेनाइड तत्वों में नाभिकीय चार्ज लगातार बढ़ता है, जैसे जेड बढ़ता है, लेकिन 4f ऑर्बिटल में के इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव शील्डिंग कम होता है। परिणाम स्वरूप नाभिक का सकारात्मक चार्ज अधिक प्रभावी होता है और इससे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अधिक खिंचाव पड़ता है, जिससे परमाणु और आयोनिक रेडियम में क्या होती है, रेडियस में कमी आ जाती है। संगमर तत्व के यौगिक रंगीन होना है, आखिरकार क्या कारण है जिसके वजह से संगमर तत्व के जो यौगिक होते हैं सब रंगीन होते हैं। तो इसके निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। बाकी और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है, पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए कि संगमर तत्व के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर स्थित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करते हैं, के विशिष्ट वेल लेंथ की विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करते हैं, और अवशोषण के बाद परिणामी रंग होता है जो अवशोषित नहीं हुआ है और प्रक्षेपण के दौरान हमें दिखाई देता है। दूसरा है यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, दूसरा लिगेंडों के प्रभाव से क्रिस्टल क्षेत्र का प्रभाव। तो इसमें क्या लिखेंगे, संगमर तत्वों के यौगिकों में डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन विभिन्न लिगेंडों के प्रभाव से विभिन्न
ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं और इस विभाजन को क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव कहते हैं। यह विभाजन विभिन्न रंगों को उत्पन्न करता है जो अभ्यस्त ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं और रंगीन यौगिकों को क्या करते हैं सर, जन्म देते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, बेस पर थ्योरी सिद्धांत क्या, नहीं यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। उप संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वीबीटी को आप समझाइए क्या होता है। तो हेडिंग डालिए संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी होता क्या है। तो वीबीटी के अनुसार रासायनिक बंधन तब मानते हैं जब ऑर्बिटल की ओवरलैप होता है और यह सिद्धांत विशेष रूप से उपसंयोजन यौगिकों की संरचना और बंधनों को समझाने में क्या होता है सर, सहायक करता है। वीबीटी का आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहला जो है यहाँ पे आपका ऑर्बिटल का ओवरलैप, अर्थात वीबीटी के अनुसार एक रासायनिक बंधन तब बनता है जब दो परमाणु ऑर्बिटल जैसे sp-d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैप से उत्पन्न हुए बंधन को संज्ञात्मक बंधन यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे पारस्परिक और दिशात्मकता, पारस्परिकता और दिशात्मकता अर्थात बंधन केवल तब बनता है जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैप पारस्परिक क्रिया होती है और एक निर्धारित दिशा में होती है। इस प्रकार वीबीटी बताता है कि बंधन की ताकत और दिशा ऑर्बिटल की प्रवृत्ति और उसकी ओवरलैपिंग पर निर्भर करती है। अगला है सहसंयोजकता आबंध। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे उप संयोजकों में केंद्रीय परमाणु जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल और लिगेंड जैसे क्लोरीन और यहाँ पे अमोनिया जल के बीच बंधन को समझने के लिए वीबीटी का उपयोग करते हैं। लिगेंड के पास डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो केंद्रीय परमाणु के खाली डी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके बंधन बनाते हैं। चौथा है आपका लिगेंड ऑर्बिटल इंटरसेक्शन, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर दीजिएगा, इसको मत करिएगा। अब वीबीटी की व्याख्या करेंगे, चलिए करते हैं। तो दो प्रकार से इसका वीबीटी का व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सार्वजनिक और विशेष बंधन, और दूसरा है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला है वीबीटी के अनुसार उत्संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के डी ऑर्बिटल जैसे 3d, 4d, 5d और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच बंध बनाते हैं। अगला है ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन यानी वीबीटी यह भी बताता है कि बंधन बनने के लिए केंद्रीय परमाणु के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, जैसे एक घनत्वीय यौगिक में केंद्रीय परमाणु 5d और 6s ऑर्बिटल मिलकर sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो 6 लिगेंड के साथ समन्वय बंधन बनाने में क्या करता है सर, मदद करता है। इसका उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने दिया है उदाहरण, एक FeCO5 का और एक NiCO4 का, केवल यही दो लिख दीजिएगा, बाकी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बट इसको एक्सप्लेन आप मत करिएगा पेपर में। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छठा का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए और इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। चलिए जानते हैं सर राउल्ट का नियम क्या होता है। तो विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार किसी आदर्श विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल अंश के गुणनफल के क्या होता है सर, बराबर होता है। इसका गणितीय रूप में सर प्रस्तुत कैसे करेंगे, इसका अगर आप गणितीय रूप में लिखेंगे तो यदि एक आदर्श विलयन में दो घटक ए और बी हैं तो राउल्ट के नियमानुसार निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। घटक ए के लिए पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए और घटक बी के लिए पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी, जहां पी ए क्या है, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, पी ए नॉट क्या है, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अगला है एक्स ए क्या है, घटक ए के मोल अंश, पीबी क्या है, घटक बी का वांशिक दाब है, और यहाँ पे पीबी नॉट क्या है, घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और एक्स बी क्या, घटक बी का मूल अंश है। अथवा मुंह नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, तो हमें एक ही सॉल्व करना है, तो अर्थात इसको आप खुद से कर लेना, ठीक है ना, इसको खुद से कर लेना। अगला यहाँ पे आपका ख वाला प्रश्न सर क्या बोल रहा है यहाँ पे, एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियों की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। 5 नंबर का है, चलिए देखते हैं सर। एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है और इनका विरचन निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है। आइए कुछ विधियों को समझते हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, पहला है आपका प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण।
तो प्राथमिक अल्कोहलों को ऑक्सीकृत करके एल्डिहाइड बनाया जा सकता है और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हटाकर कार्बोलिन समूह बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दिया है और इसमें मेथेनॉल को ऑक्सीकृत करके मेथेनल बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो मेथेनॉल को ऑक्सीकृत कर रहे हैं, ये मेथेनॉल है, इसको ऑक्सीकृत कर रहे हैं, तो ये किस में बदल रहा है? मेथेनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ ही साथ जल में बदल रहा है। दूसरा है आपका एल्कीनो का ओजोनीकरण। एल्कीनो का ओजोनीकरण यानी कि एल्कीनो को ओजोन के साथ अभिक्रिया कराकर ओजोनाइड बनाया जाता है और इस ओजोनाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराकर एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, जो कि अभिक्रिया यहाँ पे इन्होंने दिया है। और इसका उदाहरण लिख देंगे कि एथीन को ओजोन के साथ अभिक्रिया कराकर 2 अणु मेथेनल बनाए जा सकते हैं। तीसरा है एसिल क्लोराइड का जल अपघटन के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, अर्थात एसिल क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड हम लोग बना सकते हैं। चौथा है नाइट्राइल का आंशिक जल अपघटन के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, यानी कि नाइट्राइल को तनु अम्ल या क्षार के साथ आंशिक रूप से जल अपघटित करके एसिड बनाया जाता है और इस एसिड को पुनः जल अपघटित करके एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, जो कि अभिक्रिया इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। पांचवा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराकर प्राथमिक अल्कोहल बनाया जाता है और इस प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकृत करके एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, जो कि यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया अथवा वो नहीं आ रहा, तो ये कर सकते हैं आप कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए और एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया का आप लोग रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर यहाँ पे सातवां वाला है, सातवां वाला क्या सर जी? यहाँ पे सातवां का क है एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए और एरिल एमीन क्षारकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं? नाइट्रो तथा नाइट्राइल एल्कोक्सी एरिल एमीन के विचलन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए अथवा निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसका किसका? ग्रेबियल थैनमाइड संश्लेषण, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और यहाँ पे कार्बिल एमीन अभिक्रिया और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ एनिलिन के साथ युग्मन। तो एक एक करके मैंने दिया यहाँ पे। सबसे पहले ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया है, तो इसमें 2 चरण होते हैं, 2 क्या 3 चरण ले सकते हैं। कौन कौन से चरण है? सबसे पहला चरण होता है थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाना। सबसे पहले थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बना देंगे, फिर एल्के हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जो हमारा लवण प्राप्त होगा। उसके बाद इसका जल अपघटन करा देते हैं, तो हमारा सीधा सीधा प्राथमिक एमीन बना लेते हैं। उसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया एमाइड को एक कार्बन परमाणु कम करने वाले एमीन में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी होती है। ये यहाँ पे रिएक्शन है, ये रिएक्शन याद कर लीजिए, या फिर आपको सिंपल लग रहा है अपनी किताब में तो क्वेश्चन बैंक से छापिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है यहाँ पे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे यह परीक्षण प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए किया जाता है और प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनाता है, जो कि यहाँ पे रिएक्शन इन्होंने दे दिया है, इसको छाप दीजिए। चौथा यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का युग्मन अभिक्रिया, तो इसमें लिखेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विभिन्न यौगिकों के साथ युग्मन अभिक्रिया करके अपना यौगिक बनाता है। सबसे पहले फिनॉल के साथ युग्मन, दूसरे बात, और दूसरा क्या है? एनिलीन के साथ युग्मन। तो ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगला, यहाँ पे आपका प्रश्न, जो लास्ट वाला प्रश्न क्या है सर जी? न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इसके जैविक कार्य की व्याख्या कीजिए अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। विटामिन और हार्मोन्स, ये जैव अणु से बने हुए प्रश्न हैं, जैव अणु से बने हुए प्रश्न हैं। और एक ऊपर भी आया था आरएनए के बारे में, ये भी जैव अणु से आया था प्रश्न। तो जैव अणु से 5 से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो जैव अणु इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम लोग इसमें इसको कर लेते हैं, इसको खुद से कर लेना, मैं यहाँ पे विटामिन और हार्मोन्स के बारे में करवा रहा हूँ। सर विटामिन क्या होते हैं? तो लिखेंगे विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन शरीर स्वयं उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकते, इसीलिए उन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। और विटामिन विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं में सहायता होते हैं और शरीर की स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन सी और विटामिन बी समूह होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और शरीर में लंबे समय तक संग्रहित नहीं होते, और इन्हें
नियमित रूप से आहार से प्राप्त करना होता है। और फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, के जो वसा में घुलते हैं और शरीर में जमा हो सकते हैं, और ये विटामिन शरीर में लंबे समय तक रह सकते हैं। विटामिनों की कमी से या अधिकता से स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। ऐसा नहीं कि विटामिन बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे, नहीं। विटामिन ज़्यादा लेंगे तब भी बीमार हो जाएँगे, विटामिन कम हो जाएगा तब भी बीमार हो जाएँगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसी बीमारियाँ कारण बनती है। अगला है हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन जो होते हैं, यह जैविक रसायन है, जो शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं के बीच संचार की भूमिका निभाते हैं। ये पदार्थ विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के लक्षित अंगों तक पहुँचते हैं, जहाँ वे शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। और हार्मोन शरीर के विकास, वृद्धि, उपापचय उपापचय और विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनके 2 प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया। सबसे पहले पेप्टाइड हार्मोन, दूसरा क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होता है? जैसे इंसुलिन और ग्लूकागन, जो प्रोटीन या पेप्टाइड से बने होते हैं और आमतौर पर कोशिकाओं की सतह पर स्थित रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। और अगला है स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन, जो वसा में घुलकर होते हैं और कोशिकाओं के अंदर स्थित रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। तो ये रहा आपका 8 मार्च के दिन जो आपका पेपर है केमिस्ट्री का, वो आने वाला पेपर हम आप सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व करते जाइए सर, जो मैं कहता हूँ सर वही आता है, देख लेना। मैं आपसे बोला था ना सर, जो कहता हूँ सर वही आता है, परेशान मत होना सर। सर 4 साल का एक्सपीरियंस और अंदर की चीज सर रखते हैं, जो आपके पास नहीं होगा, टेंशन न लें। और इस बार तो आपका सर जो सेंटर है वो कहाँ पे गया सर जी? गवर्नमेंट कॉलेज में गया। नकल की कोई संभावना नहीं है, टेंशन ना लो। मन लगा के पढ़ो सर जी। पूरे यूट्यूब पे आप सर पढ़ाई करिए सिलेबस की, लेकिन सर इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर के लिए सर एसकेएम स्टडी दिमाग में डाल लीजिए। गारंटी एसकेएम ले रहा है कि हर एक प्रश्न सर हम फंसा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ हाँ, याद रखना 25 नवंबर शाम को 7 बजे जरूर जुड़िए, क्योंकि एक बैच लॉन्च हो रहा है सबसे कम दाम में, सबसे कम कभी सोचे भी नहीं होंगे। और ऐसा सर बैच है ना, हर एक प्रश्न सर फंसाएंगे।